आने की कोशिश करते हैं, जबकि आज की जनता बनने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2003 में ओपीएस को बंद किया गया और एनपीएस को लागू किया गया। उस समय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय प्रदेश सरकार का और भारत सरकार की जो रिलेटेड अथॉरिटी है उनके मध्य में एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के मुताबिक है कि जो एनपीएस का जो पैसा जो जमा होता है वह सरकार का पैसा नहीं है, वह पैसा उस कर्मचारी का है जिसके खाते से वो कटता है और एक निर्धारित अवधि के बाद वो पैसा उसी व्यक्ति को मिल सकता है, ना कि कोई सरकार उस पर अपना अधिकार जता सकती है। ये सभी जानते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, इसको वित्त आयोग लागू करता है और वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक एक बना बनाया फॉर्मूला है और जिसके मुताबिक 5 वर्षों में घटते क्रम के साथ राज्य को धनराशि दी जाती है। और इसमें कहना कि हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भी कमी हो रही है, तो मुझे लगता है जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी करते हैं। और देखिए साथियों, एक आरोप और लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारा ये कहना है कि यदि आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया है तो कोई एक उदाहरण बताओ जिसमें आप कहते हैं कि ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके हम आगे बढ़े हैं। वो तो आप किया नहीं। आप केवल मात्र अपने मित्रों की सरकार चलाते हैं। आपने गैर कानूनी तरीके से, ये जानते हुए, अपनी सरकार को चलाने के लिए, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए सीपीएस बना के रखे, जिनको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा जिनको हटाइए, यह गैर कानूनी है। और आपने अपने दोस्तों को, कोई मीडिया सलाहकार, कोई ओएसडी, कितने आपके ओएसडी, कितने लोगों को आपने सबको ऐसे स्थानों पर चुना है। और देखिए, सबके सब लोग जो जिस चीज के लिए पात्र नहीं है, वे सबके सब लोग भी यानी पायलट लेकर के चलते हैं। आपके सीपीएस तो चलते ही थे, जो कैबिनेट मंत्री को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, आपके सीपीएस उनका लाभ उठाते थे। अरे उससे बढ़कर आपके विधायक भी पायलट लगा करके चलते हैं, जो कभी होता नहीं था। और ऐसे लोग, जो लोग कभी कोई चुनाव जीते नहीं, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, उन सबको इतनी सुविधाएं देकर के, सबको कैबिनेट रैंक दे करके प्रदेश के साधनों का दुरुपयोग आपके माध्यम से किया गया है। और आपने अपने मित्रों को यह सब लुटाने की दिशा में काम किया है। और साथियों, आप सभी के ध्यान में एक विषय है कि सदा एक बात ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज के विषय में वो एक जानकारी देते हैं। वर्तमान में जो बजट बुक में छपा है, जो सुक्खू जी ने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि इस वर्ष 1,03,563 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर हो चुका है। अब आप देखिए कि लगभग
इस 2 वर्ष के कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और तब भी एक बात कहते हैं कि भारत सरकार ने हमारे लिमिट फिक्स किया, इससे ज्यादा कर्ज हम ले नहीं सकते, इसलिए काम चलाना कठिन हो गया है। अगर 2 साल में 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपने लिया है तो आप और कितना कर्जा लेना चाहते हैं जो आप लिमिट का रोना भी रो रहे हैं। पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 से लेकर के 2022 तक चली, उस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 28,444 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोविड महामारी का सामना करना पड़ा और जिस समय की पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। और उसी के साथ ये कि अब ऐसा जो वित्तीय कुप्रबंधन सुक्खू जी का है, इससे प्रदेश भारी कर्ज के बोझ तले दबने को तैयार है। और देखिए, आपके समक्ष में एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि बार बार एक बात और बहुत कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाएंगे। लेकिन ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं। हिमाचल प्रदेश में हर प्रकार का माफिया प्रचंड रूप में अपना काम कर रहा है। जंगलों का अवैध कटान हो रहा है, और जो सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र हैं, हर घर पर सूर्य घर योजना, सोलर प्लांट लगाना, इन सब के लिए भारत सरकार तो सब्सिडी दे रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो अपने हिस्से की सब्सिडी देनी है, वह सब्सिडी उन्होंने बंद करके रखी है। अभी कहते हैं कि हम एचआरटीसी में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, जो प्रयोग पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। और उस समय मुझे याद है कि मैं परिवहन मंत्री था और हमने एक इलेक्ट्रिक कार मुख्यमंत्री जी के काफिले में उस समय शामिल की थी। अब ये करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ। अब ये तो कहीं आपने बताया नहीं कि हम ग्रीन स्टेट बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदेंगे। अगर उन बसेस को खरीदेंगे तो आपका पैसा कहां से आएगा? और आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन ड्राइवर, कंडक्टर, जो पेंशनर्स सड़कों पर उतर रहे हैं कि उनकी जो देने के भत्ते हैं उनको आप दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये बातें रोज की रोज आती है। इसलिए आपका कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए आपने सबको ठगने का काम किया है। साथियों, इस वर्ष का बजट जो कि 58,514 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है, और आज तक के जितने बजट आए हैं उनमें सबसे कम वृद्धि दर इस बजट की है, जो 0.12% की है। आप कर्जा 29,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं, लेकिन आपकी वार्षिक वृद्धि दर 0.12% है, और पिछले वर्ष 58,444 करोड़ था, और इस वक्त 58,514 करोड़ रुपया, यानी ये आपके वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018-19 का बजट लेकर के आई तो 41,440 करोड़ रुपए का बजट लेकर के आए थे, और जो 2017-18 के बजट से वृद्धि 16% की थी, यानी 5,702 करोड़ रुपया अधिक बजट 2018-19 में पेश किया गया। और जब 2019-20 का
बजट आया वह 44 करोड़ 388 लाख रुपए हुआ और उसमें वृद्धि 2,948 करोड़ रुपए की गई। और फिर 2020-21 आया, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी, कोविड महामारी चल रही थी, तो उस समय का बजट 49,131 करोड़ रुपए का था और जिसमें 4,743 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाई गई। और 2021-22 के बजट पर कोविड महामारी का साया पूरी प्रकार से था और उस समय 4,192 करोड़ रुपए का बजट आया और जिसमें जो वृद्धि 1,161 करोड़ रुपया यानी 2.61% किया। और आप सभी को ध्यान है, कोविड महामारी के बावजूद हिमाचल प्रदेश में किसी पेंशन होल्डर की पेंशन नहीं रुकी, किसी कर्मचारी अधिकारी का वेतन नहीं रुका और सबको समय रहते सारी की सारी सुविधाएं मिलती गई। और इस वर्तमान सरकार का सुखू जी क्या कहना, आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 17 ओल्ड एज होम चलते हैं, जहां पर जो बेसहारा या जो घरों से प्रत्यक्त ऐसे बुजुर्ग रहते हैं, उनका गत 1 साल 4 महीने से उनका जो रोटी का, कपड़े का, दवाई का पैसा मिलता है 1 साल 4 महीने से वो नहीं दे पाए। अरे उससे बढ़कर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक मेल का MR होम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के सोलन में सिरमौर में चलता है, एक मनाली में फीमेल का MR स्टेट होम चलता है। अब इनके लिए भी गत 6 महीने से जो आने वाली राशि है वो भी आप दे नहीं पा रहे। सहारा योजना आपने बंद कर रखी है, आपने हिम केयर योजना निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए बंद करके रखी है और कितने लोगों का नुकसान इस सब से हो रहा है। तो इसलिए आप हर तरह पर सब सुविधाएं छीनने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि हमको लोन की लिमिट फिक्स है, हमको भारत सरकार से मदद नहीं मिल रही है। और देखिए हैरानी की बात तो यह है कि आपने हर क्षेत्र में आप जो कहते हैं, मैं सुन रहा था कि आप कहते हैं हम नए टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे, हम सड़कों का सुधार करेंगे, तो आपके ध्यान में मैं लाऊंगा कि इस सरकार ने सड़कों, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और सिविल एविएशन के बजट में 2024-25 के मुकाबले 1178 करोड़ रुपए की कटौती की है, जो कि -43.63% है। तब कहां से टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे, कहां से नई सड़कें बनाएंगे। अब गत वर्ष से जब आपने 1178 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो गत वर्ष 2 वर्षों में जो काम नहीं होता, अब 1178 करोड़ कम होने के बाद आप क्या करेंगे? इससे कोई भी योजना को आप सिरे नहीं चढ़ा सकते। ये भी क्या है। अब कृषि और बागवानी क्षेत्र में जो पिछले वर्ष का जो प्रावधान था, उससे आपने 793 करोड़ रुपए की और कटौती की है, और जिसके कारण से चाहे किसान बागवानों को मिलने वाली सरकारी सहायता है, चाहे सब्सिडी है, और जितनी योजनाएं चल रही है उन सब पर संकट और गहराएगा, क्योंकि आपने 793 करोड़ रुपया और कम किया है। जल शक्ति विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की सरकार ने पूरे देश में हर घर में नल और नल के माध्यम से स्वच्छ जल, ये काम प्रारंभ किया, और अब हर घर तक जल नल तो पहुंचा दिया।
लेकिन आपने कहा कि जल शक्ति विभाग में आपने इस वर्ष 384 करोड़ रुपए की कटौती की है, जो लगभग 44% की कमी की गई है। तो आप कैसे जल शक्ति विभाग से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, चाहे वाटर मैनेजमेंट है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, चाहे इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, और इसके कारण से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हर प्रकार का जल से संबंधित संकट आएगा। फिर आपने शिक्षा को कमजोर करने की दिशा में भी कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के आंकड़े हैं जो मैं आपको कह रहा हूं, जो आपने बजट बुक में छापे हैं। आपने प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में 32 करोड़ रुपए की कटौती की है पिछले वर्ष की तुलना में, और फिर आप कहते हैं प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ करेंगे, हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अब वो सब कैसे देंगे? आपने सारे प्रावधानों को करके आप लगभग 15% की कटौती आपने प्राइमरी एजुकेशन में की है। अब महिला एवं बाल विकास योजनाएं, और इन योजनाओं में कभी बजट कम नहीं किया जाता, हर वर्ष वृद्धि होती थी। लेकिन आपने पोषण विकास, महिला एवं विकास विभाग, इसमें आपने 34% की कटौती की, जो कि 154 करोड़ रुपया बनता है, और इसके कारण से महिला और बच्चों की भलाई के प्रति आपकी उदासीनता को दर्शाते हैं। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। अब देखिए, आपने चुनावों में एक गारंटी दी, और आपके भाषण है, आप कहते थे कि एक घर में जितनी महिलाएं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 18 साल से 60 साल के बीच जितनी महिला, सबको 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब उन महिला को ठगने का काम आप कर रहे हैं। जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे कि हमने 1500 रुपए वाली गारंटी के अंतर्गत, इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना के अंतर्गत हम हर महिला को 1500 रुपए दे रहे हैं। देखिए, प्रदेश की महिला को पूछो किसको मिल रहा है। आपने कहा 18 साल से 60 साल के बीच में, अब आप इस बार के बजट का 21 साल के होने वाली जो बेटियां, उनको देंगे। यानी उसमें भी आप कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके उन गारंटियों को भी दबाने का प्रयास करें। आपने झूठ बोला था और झूठ को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने एक और बात कही है कि अपनी गारंटियों को तोड़ने मरोड़ने का काम आप कर रहे हो। आपने कहा कि भाई हम एक काम करेंगे कि अब हम जो दूध का जो रेट है वो हम 61 रुपये, और भैंस का दूध दो भी 80। नहीं, आपने गारंटी में कहा था कि हम यानी दूध उत्पादकों को दूध का मूल्य 80 रुपये देंगे जो गाय का है, और भैंस के दूध का 100 रुपये देंगे। आप उस गारंटी का क्या हो? यानी हर जगह पर आप झूठे साबित हो रहे हैं। और फिर आप एक बात और कह रहे हैं, पिछले कल का मैं आपका बजट भाषण, यानी आप एक विधानसभा में कह रहे थे, आप कह रहे थे कि अगले साल तक हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा इतनी मजबूत होंगी कि हिमाचल प्रदेश के मरीजों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम दिल्ली के एम्स की भांति हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा सुधारेंगे। अरे सुक्खू जी, बात तो वो कहते हैं, लेकिन आपने स्वास्थ्य और आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में 30 करोड़ रुपए की और कटौती की है। जब आप गत 2 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए, अब 30 करोड़ रुपए की और कटौती करने के बाद आप किस प्रकार से सरकारी अस्पतालों को और स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत कर सकते हैं? आपकी कथनी और करनी में अंतर है। दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय आए, ये कुल्लू का डोनर हॉस्पिटल या का ट्रॉमा सेंटर हम लेके आए, या एमसीए सेंटर हम लेके आए, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हम लेके आए। हम लेके आए, फाउंडेशन भी हमने किया, इनॉग्रेशन भी हमने किया। अब उसके बाद ये यहां पर हमने कोरोना के समय में हर बेड के ऑक्सीजन जाए वो भी कर दिया।
आप अब उन ऑक्सीजन प्लांट्स की रिपेयर भी आप कर नहीं पा रहे, वो भी गत 2 वर्षों से बंद पड़े हैं और कहीं किसी क्षेत्र में आप कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए आप ना जाने कैसे और कितने दम से झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है ऐसा मुख्यमंत्री तो कभी हिमाचल प्रदेश ने देखा नहीं है। आप देखिए कि इरिगेशन और फ्लड प्रोटेक्शन में आपने 99 करोड़ की कटौती की है, तो आप कैसे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? और आप जो भी कह रहे हो किसानों से आप झूठ बोल रहे हैं और फिर आपको ये कहते हैं कि भाई हम उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन साथियों, हिमाचल प्रदेश छोटे और मध्यम उद्योग और पर्यटन उद्योग मुख्य आर्थिक स्रोत है, लेकिन इस बजट में इसके लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और फिर मैं कहूंगा कि देखिए, ना जाने रोज लोगों की जेब में डाका डालने का काम आप कर रहे हैं। आपने होटल इंडस्ट्री को, आपने कमर्शियल यूनिट को, आपने छोटे उद्योगों को एक बात कही है कि सबके ऊपर आपने कहा कि हम मिल्क सेस लगाएंगे, आप एनवायरमेंट सेस लगाएंगे और इनको मिलने वाली सब्सिडी को आप बंद करेंगे। आपने टैरिफ बढ़ा दिए, अब जिसके कारण सारे होटलों का, जिस होटल का भी 50,000 आता उसका 2 लाख आ, उसका 10,000 आता तो उसका 35,000 आ रहा। आप कितने प्रकार के बोझ टूरिज्म इंडस्ट्री पर डाल रहे हैं, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, कैसे वो अपना काम को आगे चला पाएंगे? और फिर ये भी आप देखिए कि अभी आज ही मुझे एक और जानकारी प्राप्त हुई है। अब एक आपने और आजकल एक टैक्स जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पर, होटल्स पर लगाने का काम किया है और जिसके बारे में जनता को आपने जागरूक किया नहीं, वो ये है कि अब आपने कहा जो भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है उन सबको लॉ लेबर एक्ट के मुताबिक जितना उस मकान पर खर्चा आ रहा उसका 1% कॉस्ट आप जमा करवाओ, नहीं तो आपका काम बंद करवा देंगे। लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। यानी इस प्रकार की चीजें जिनकी लोगों को जानकारी नहीं, पहले जागरूक करो तब जाकर के आप इस सबको रोक सकते हैं या उसको लागू कर सकते हैं। इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। अब आप ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म की फील्ड का जो टोटल बजट है उसमें लगभग 43.63% की कटौती आपने की है और इसके कारण से हिमाचल प्रदेश में जो हमारे लोकल व्यापारी हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री है, हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, हमारे वॉल्वो ऑपरेटर्स हैं, हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग हैं, इन सबको जो कटौती आपने जिसके कारण से भारी नुकसान होगा और नए स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट की दिशा में आपने कोई भी किसी प्रकार का कोई योजना का काम किया नहीं है। आपने आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। आप फिर से युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं और इसलिए प्रदेश के अंदर चाहे बेरोजगारी है, इन सबको बढ़ाने की दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। और साथियों, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप देखिए, अरे कोई सरकार इस हद तक कहां जाती थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा, विकलांग, कुष्ठ रोगी पेंशन, ऐसी सब पेंशन जो है इनमें आपने कोई वृद्धि नहीं की और अभी लगभग 5 महीने के बाद इन पेंशन होल्डर्स के खाते में पेंशन आई है, जबकि आपको कोई बड़ी आपदा नहीं थी। आप इतने असंवेदनशील हो गए हैं। और फिर उसी के तहत हम ये कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आपने और कोई किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया है। और मैं कहूंगा कि आप इस वर्ष कुछ बातों को लेकर के कहा कि हम ये काम करेंगे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले साल के बजट में आपने कुछ 6 बातें कही थी कि हम 6 कामों को करें, कुछ एक भी काम आपने किया नहीं। आपने हमारी बेटियों को ठगने का काम किया,
आपका जो मेरिटोरियस बच्चियां होंगी उन सब बच्चों को हम हिमाचल प्रदेश में स्कूटी देंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश में एक भी बेटी मेरिटोरियस ऐसी नहीं है जिसको आपने स्कूटी प्रदान की है। अब तो अगला बजट आ गया है। फिर आपने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर की फील्ड में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे, लेकिन आपका बजट पिछड़ा समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश में एक भी हॉर्टिकल्चर का उत्कृष्टता केंद्र आपने नहीं बनाया है। फिर आपने कहा कि मुख्य में एक योजना लेके आए थे, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, और उस योजना के अंतर्गत अभी तक हिमाचल प्रदेश में किसी एक भी विधवा और एकल नारी को आवास योजना के अंतर्गत आप कुछ प्रदान कर नहीं पाए। और फिर आपने कहा कि मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान हम चलाएंगे, और जिसमें बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक योजना प्रस्तावित करेंगे। वह योजना आप लेके नहीं आए। आज बच्चों का जीवन नशे की गिरफ्त में जा रहा है। आज चिट्टा माफिया सक्रिय है। अब कोई ये कैसे कह सकता है कि बिना सरकार की मिली भगत के चिट्टा माफिया सक्रिय नहीं है? मेरा सीधा आरोप है, जब गांव का आम व्यक्ति कहता है कि ये घर ये लोग चिट्टा बेचते हैं, तो पुलिस को कैसे मालूम नहीं है? और केवल मात्र छोटे छोटे नशेड़ी को पकड़ के छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन असल में जो बड़ा काम करने वाले लोग हैं उनको आप पकड़ते नहीं हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सब, और मैं कहूँगा शराब माफिया जोरों पर सक्रिय है। अरे शराब माफिया हिमाचल प्रदेश का इतना बेझिझक घूमता है, और ये शराब माफिया कांग्रेस पार्टी के विधायकों के जन्मदिन पर पूरे बड़े बड़े पेज की एड छापते हैं। यानी शराब माफिया कितना निरंकुश है। और मैं यहां तक भी आरोप लगाऊंगा, जब सत्ता में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके शराब पीते हैं, तो उन अधिकारियों पर उनका क्या प्रभाव रहेगा, या फिर समाज को क्या दिशा देंगे। और इसलिए मेरा निश्चित रूप से यह आरोप है कि आप किसी बात को कंट्रोल करने की दिशा में नहीं, और बच्चों के लिए जो आपने योजना कहा था, आप उस दिशा में कुछ कर नहीं पाए हैं। आपने कहा कि हम हसन घाटी में स्काई वॉक ब्रिज बनाएंगे, अभी तक उस दिशा में आप बढ़ेंगे। पिछले साल के बजट में आपने कहा था, आपने कहा था स्वास्थ्य सेवाओं में हम पिछले साल हर एक अस्पताल में MRI मशीन लगाएंगे, हम पैट स्कैन की सुविधाएं प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किसी भी जगह पर आप अभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पैट स्कैन की सुविधा प्रदान नहीं कर पाए। जो भी कहा था वो झूठ कहा था। आप किसी तरह से वहां पर बढ़ नहीं पाए हैं। और देखिए, एक बड़ी हैरानी की बात कि जो भारत सरकार मदद करती है, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आता है, आप उस सारे धन को हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट पर नहीं खर्च कर रहे हैं। आप केवल मात्र भी आप देखेंगे इस वर्ष का जो आप खर्चा देखेंगे, पेंशन 100 रुपए में से पेंशन पर 20% खर्च हो रहा है, वेतन पर 25%, और जो लोन लिया है उसको वापस करने के लिए इंटरेस्ट देने के लिए 12%, और जो ऋण अदायगी करनी है उसका 10%, और जो आपके दूसरे संस्थान हैं ऑटोनोमस उनको देने के लिए 9%, और टोटल जो यानी डेवलपमेंट करने के लिए आपका बचा 24%, यानी 24 रुपए में आपको पूरे प्रदेश की डेवलपमेंट करनी है। तो आप कैसे कर पाएंगे? और इस सब में आपने बजट सब जगह पर घटाया है, और इसे मेरा सीधा आरोप है कि यह सरकार किसी प्रकार से कहीं पर भी लोगों को सुविधाएं दे नहीं पाई है। और बजट को इन्होंने बहुत यानी कि दाएं बाएं घुमाने का प्रयास किया है, और कोई योजना आपकी सिरे चढ़ नहीं पाई है। जितनी आपने चुनाव में गारंटियां दी थी,
उन गारंटियों में से आप एक को भी पूरा कर नहीं पाए हैं। और पिछले कल विधानसभा में कब आपने प्रश्न का उत्तर दिया है, आपने कहा कि हम बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को हम पेंशन नहीं देंगे। अभी तक जो बोर्डों निगमों के जो कर्मचारी जो पेंशन होल्डर है उनको आप ओपीएस देने से भी इनकार कर रहे हैं। अब कितने प्रकार की बातें आप करते हैं, लेकिन जो कहते हैं वही करना चाहिए। इसलिए सुक्खू जी के बजट की मैं घोर निंदा करता हूं। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत निराशाजनक है और विशेष तौर पर मैं अगर कहूंगा हमारे कुल्लू के लिए तो हर प्रकार से निराशाजनक बजट रहा है। और साथ में कहूंगा कि आजकल हमारे कुल्लू जिला में आपदा के कारण जो नुकसान हुआ था, और उसके बाद ये कि जल शक्ति विभाग के माध्यम से व्यास नदी के किनारे फ्लड प्रोटेक्शन के काम प्रारंभ हुए हैं। मैं उसकी भी आप सबको जानकारी देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार का इनमें योगदान केवल मात्र 10% का है, और जितना पैसा फ्लड प्रोटेक्शन के लिए आया है ये 90-10 की रेशो में आता है। 90% भारत सरकार ने पैसा दिया है, 10% प्रदेश की सरकार का, लेकिन उसका भी ये कहीं ना श्रेय लेने की होड़ इनमें बची है। और अब इस समय यह है कि बाकी कहने के लिए कुछ नहीं है। बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, बात करेंगे नाबार्ड के पैसे की, और अभी एक घोषणा और करते जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हम वेलनेस सेंटर बनाएंगे कुल्लू जिला के नगर में, मनाली में, इधर उधर। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इसमें इस सुक्खू जी की सरकार का कुछ नहीं है। 2021-22 में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को लगभग 2200 करोड़ रुपए की राशि लेके आए थे, लेकिन 2023 में हमारी सरकार नहीं बनी। अब उसी को दाएं बाएं घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही बात है पिछले 2 साल के बजट में बोलते रहे, इस साल फिर बोला है, लेकिन एक भी काम को प्रारंभ कर नहीं पाए जिसमें उन्होंने पैसे का भी प्रावधान करके रखा है। तो बस मुझे इतनी जानकारी आप सभी के बीच में देनी थी, और मैं कहूंगा कि बजट हिमाचल प्रदेश को विकास को और अधिक ठप करेगा।